आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। हम आगे की चर्चा शुरुआत करते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक था वो अलाउद्दीन खिलजी का जो अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत पर विजय, उत्तर भारत का विजय अभियान इसको पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का हमने पढ़ लिया। दक्षिण भारत में जो भी स्थितियां थी उसमें हमने देवगिरी पढ़ा, होयसल राज्य पढ़ा, पांडे राज्य पढ़ा, वगैरह वगैरह 3-4 राज्य पढ़े, जिनमें से जो पांडे राज्य था उस पांडे राज्य में स्थिति ये थी कि वहाँ का जो शासक था वीर पांडे और उसका भाई था सुंदर पांडे। वो उन लोगों ने इस अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत काल तक लड़ता रहा। और यह कभी भी पांड्य राज्य जो था वो अलाउद्दीन खिलजी को कर देने के लिए बाध्य नहीं हुआ, यानी कि वीर पांडे ने कभी भी इनको कर नहीं दिया। कहने का मतलब क्या रहा कि ये इसके कभी अधीन नहीं हुआ। और दूसरी स्थितियां क्या है सर, हमने जो आक्रमण पढ़ा था उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में जो आक्रमण हम पढ़ रहे थे उसमें हमने गुजरात आक्रमण पढ़ा, उत्तर भारत में ही जैसलमेर आक्रमण पढ़ा, जालौर आक्रमण पढ़ा, और उसके बाद अपन जो आक्रमण पढ़ रहे हैं वो चित्तौड़ आक्रमण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चित्तौड़ आक्रमण। चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ वो 1303 ईस्वी में हुआ। वहां का जो शासक था रावल रतन सिंह था। क्या नाम था उसका? रावल रतन सिंह था। और खिलजी जो सेनापति था, क्या नाम था? खिलजी सेनापति। इस खिलजी सेनापति में एक तो अलाउद्दीन खुद था, सैन था, और दूसरा मलिक काफूर था, जिसे मलिक मानिक भी कहा गया है। मलिक काफूर भी था। ठीक। अब ये जो स्थिति है, यानी कि किले के जो द्वार हैं ये पूर्ण रूप से बंद रहे। 4-5 महीने सेना बाहर रुकी रही। और इसी जितने भी उत्तर भारत में ज्यादातर आक्रमण अलाउद्दीन ने किए, अन्य शासकों ने किए, वो उसी प्रकार थे। जो उनका जो किला था उनको चारों तरफ से घेर लेते थे। और किले को घेरने के बाद स्थितियां इस प्रकार रहती थी कि किलों को घेर लिया और उसके बाद जब रसद सामग्री किले में, उनको ये आशा रहती थी कि रसद सामग्री किले में खत्म होते ही किले के द्वार जरूर खुलेंगे, और द्वार जब खुलेंगे तो हम उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ये स्थिति थी। अब हुआ क्या? सेना बाहर टिकी रही। अंत से जो अलाउद्दीन खिलजी था और रावल रतन सिंह था, इन दोनों के बीच एक मान लीजिए संधि टाइप में एक बातचीत हुई कि साहब इसका मुख्य उद्देश्य था पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का, कि रानी पद्मिनी को अपनी ओर क्या करना, आकर्षित कर लेना। अब स्थिति इस प्रकार रही कि रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच ये तय हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं सिर्फ रानी पद्मिनी के दर्शन करना चाहता हूँ, आप दर्शन मुझे दिखा दीजिए, उसको दर्शन करा दीजिए। तो इन लोगों ने पानी में शीशा रख के उस टाइप से सूर्य की किरणों का उसके ऊपर आपतित करवा के किसी विधि से, और उसको उस पानी के परछाई के रूप में उसको दिखाया, और जिसके कारण उसे परछाई दिखी, अच्छे प्रकार उसका चित्र पद्मिनी का नहीं दिखा था। तो स्थिति ये रही कि उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को बाहर जाते ही क्या कर लिया,
बंदी बना लिया। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि उसको दिल्ली ले गया। 1600 जो करीब रानियां थी, वो सैनिक थे, वो रानी बन के पालकियों में दिल्ली गए, रावल रतन सिंह को छुड़वाने में सक्षम रहे। ये कुछ कहानियां इसकी। और उसके बाद पुनः आक्रमण हुआ। फिर अंततः रावल रतन सिंह इस युद्ध में मारा गया, क्योंकि जो मलिक काफूर था वो एक बात जानता था कि युद्ध में हर चीज जायज है, हमको जीतना है, विधि चाहे कोई भी हो। तो जब रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी आपस में दोनों ही लड़ रहे थे, सिर्फ सेना नहीं लड़ रही थी, दोनों ही लड़ रहे थे, तो पीछे से मलिक काफूर ने, जो एक हिजड़ा था गुजरात से, मैं आपको इसके बारे में काफी बार बता चुका हूँ, 1297 में गुजरात से नुसरत खान ने, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने इसे 1000 रुपये में खरीदा था, और इसे 1000 दीनारी की उपाधि भी नुसरत खान द्वारा दी गई थी। तो इसने पीछे से रावल रतन सिंह के जो कमर थी उसमें तीर मार दिया, और उसके कारण रावल रतन सिंह नीचे गिर गए, और उस प्रकार वीर गति को वो प्राप्त हुए। तो इस प्रकार इस चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का हुआ। और इस चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया? खिजराबाद। और अपने पुत्र खिज्र खां को इसे दे दिया। किसको दे दिया? खिज्र खां। खिज्र खां की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़ आक्रमण के बाद 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद रखा, और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बना दिया। अब स्थितियां इस प्रकार रही कि खिज्र खां इसका सूबेदार बन गया, और सूबेदार बनने के कुछ समय बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने उसे कुछ समय बाद कहा? दिल्ली बुला लिया। कहाँ बुला लिया? कि तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ ऐसा भी कुछ है भी नहीं। कुछ समय पश्चात, और जब इसे दिल्ली बुलाया गया खिज्र खां को, यहाँ का जो राजपाट था वो मालदेव को दिया गया। किसको दिया गया? मालदेव को। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी खिज्र खां को ये सारी चीजें देने के बाद, खिजराबाद इसका नाम रखने के बाद चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़ किले का, तो कुछ समय बाद, लगभग 8 से 10 महीने बाद, खिज्र खां को दिल्ली वापस बुला लिया गया उसके जो सुल्तान था उसके द्वारा। और ये जो खिज्र खां था, यहाँ का शासन, यानी कि सूबे, यहाँ की जो सूबेदारी थी, वो मालदेव नामक शासक को दे गया। और मालदेव से हमीर देव ने युद्ध करके इसे पुनः स्वतंत्र करा लिया। यानी कि अंततः चित्तौड़गढ़ जो था वो इस अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों से कुछ हद तक स्वतंत्र हुआ, और हमीर देव शासन करने लगा, जो गुहिलक वंश का था। गुहिल वंश का शासक था। क्या नाम था? गुहिल वंश का। इसके बाद अगला जो उत्तर भारत में आक्रमण है, इसके बाद, यानी चित्तौड़ आक्रमण हो गया, उसके बाद अगला जो आक्रमण है, इसमें आक्रमण हुआ मालवा का। किस पर आक्रमण हुआ? मालवा। ये गुजरात में है, और 305 ईस्वी में आक्रमण हुआ। शासक कौन था यहाँ का? शासक था यहाँ का महलक देव। क्या नाम था उसका? महलक देव। क्या नाम था शासक का? महलक देव। और इसका सेनापति था, योग्य सेनापति, उसका नाम था हरनंद। क्या नाम था? हरनंद था। ठीक। और जो अलाउद्दीन यानी कि खिलजी जो सरदार था, उसका नाम था अनाइल मुल्क। क्या नाम था? आइनुल मुल्क। आइनुल मुल्क कौन था? खिलजी सेनापति। खिलजी सेनापति। ये बात आपकी समझ आ रही होगी। मालवा पर आक्रमण हुआ 1305 ईस्वी में। शासक था महलक देव, सेनापति था हरनंद महलक देव का, और खिलजी सेनापति था आइनुल मुल्क। इसने इसको, मालवा को, इस शासक को यहाँ से
भगा दिया और अंततः विजय प्राप्त कर दी। इसके बाद है सिवाना दुर्ग, बाड़मेर में है। कहाँ है? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण हुआ 1308 ईस्वी में। यहाँ का शासक कौन था? शीतल देव। क्या नाम था उसका? शीतल देव। और सेनापति वही था, आइनुल मुल्क। ठीक। तो सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। बाड़मेर कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में 1308 ईस्वी में शीतल देव शासक के समय इस पर जो आक्रमण हुआ था। इसके बाद है जालौर आक्रमण। ठीक है, 2 आक्रमण पड़ चुके हैं अब तक, एक तो चित्तौड़ और दूसरा मालवा। अब तीसरा आक्रमण है जालौर आक्रमण। क्या नाम है? जालौर। ये भी राजस्थान का एक जिला है। जालौर आक्रमण 1311 ईस्वी में हुआ। शासक कौन था यहाँ का? कान्हड़ देव। कान्हड़ देव, कान्हड़ या कान्हड़ देव। इसके बाद खिलजी जो सेनापति था वो था कमालुद्दीन। कमालुद्दीन कुर्द। कमालुद्दीन कुर्द। ठीक। और शासक कौन था? कान्हा देव। और खिलजी सेनापति था कौन? खिलजी सेनापति। खिलजी सेनापति कौन था? कमालुद्दीन कुर्द था। और अंततः ये भी इसको जीतने में सक्षम हुआ। ठीक। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे? आर्थिक सुधार। आर्थिक, इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ाएंगे। आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधारों में क्या था? नंबर 1 है, एक शब्द है जाबता। जाबता। भूमि की पैमाई। भूमि की पैमाई के आधार पर लगान का, भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करना, इसे कहते हैं जाब्ता। क्या कहते हैं? जाब्ता कहते हैं इसको। भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, उसे कहा जाता था जाब्ता। एक बात हो गई ये, बाजार नियंत्रण में था। अगली स्थिति क्या है कि इसमें आर्थिक सुधारों में सबसे पहले बाजार नियंत्रण की नीति लागू की। बाजार नियंत्रण की नीति क्या किया? बाजार नियंत्रण की नीति लागू की। इस नीति के तहत 2-4 बातें थी कि जो बाजार था उसकी वस्तुओं का कीमत निश्चित करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय, ये कह सकते हो, क्रय विक्रय मूल्य निश्चित करना, क्रय विक्रय मूल्य निश्चित करना। एक तो ये था इसमें। माप का सही मापन, माप का सही निर्धारण, ऐसे कह सकते हो, सही निर्धारण करना। समझाएंगे इनको विस्तार से कि क्या क्या चीजें हैं ये। बाजार नियंत्रण में 3 सी चीजें थी कि घोड़े, मसाले आदि का भी मूल्य निश्चित किया गया, निश्चित किया गया।
वस्तुओं का क्रय विक्रय मूल्य निश्चित किया गया। इसका तात्पर्य है कि वस्तु कितने रुपए में खरीदी जाएगी और कितने रुपए में बेची जाएगी, उसका भी निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। और इसमें जो निर्धारण था, ये निर्धारण किया माप तोल के आधार पर, यानी कि माप तोल का सही निर्धारण। इसका मतलब है, इसने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति माप तोल का सही निर्धारण नहीं करेगा तो जितना उसने कम तोला है उसके शरीर के किसी भी अंग से उतना ही मांस काट के उस ग्राहक को दे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि इसने कहा कि सभी जितने भी बाजार में व्यापारी हैं सभी को क्या करना है? मूल्यों का निर्धारण मोस्टली पालन करना है। यदि इसमें कतई कोई बेईमानी कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना ही उसकी शरीर से मांस को काट के और ले लिया जाएगा सुल्तान द्वारा। इससे ये निर्धारण होता है कि उस टाइम जो कर प्रणाली यानी जो व्यवस्था थी, बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था थी वो कितनी सख्त, सोच लीजिए लोग कितनी सख्ती से इसका पालन करते होंगे। ऐसी घोषणा की थी। उस टाइम घोड़े जो थे अफगानी जो घोड़े हैं, अफगानी लोहे की तलवार और अफगानी जो घोड़े हैं वो बहुत अच्छी किस्म के होते थे। इसने घोड़ों के लिए एक और काम करवाया कि घोड़ों को दागना शुरू करवाया। दागने का मतलब होता है कि किसी गर्म चीज से उस घोड़े की गर्दन पर या कमर पर कहीं भी निशान बना देना जो अमिट निशान हो, जो कभी मिटे नहीं। अब वो उन्हीं घोड़ों को दागा जाता था जो अच्छी किस्म के होते थे, जिनकी किस्म अच्छी थी, जो बहुत अच्छे घोड़े थे, उन्हीं घोड़ों को दागा जाता था। वो दागना ये प्रदर्शित करता था कि ये घोड़ा दगा हुआ है, तो सैनिक ये समझ जाते थे कि ये घोड़ा अच्छी नस्ल का है, इसकी दौड़ भाग सब चीज अच्छी है, इसलिए इसे दागा गया। इसके बाद मसाले जो हैं वो केरल के अलावा अफगानिस्तान के क्षेत्र, ताइवान अफगानिस्तान के क्षेत्र से भी आते थे। वो जो मसाले थे, इन मसालों का मूल्य भी निर्धारित किया गया, क्योंकि बाजार में ऐसे भी मसाले आते थे जो करीब 10-10 टका कीमत के होते थे उस टाइम। उनका मूल्य भी निर्धारित किया गया और एक निश्चित दुकान पर भी उनको निर्धारित किया गया कि ये यहीं पर रहेंगे और यहीं पर इनकी बिक्री होगी। ये था। इसके बाद बाजार नियंत्रण में था कि इसने बाजार नियंत्रण किया क्यों? इसका बाजार नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य था सेना का रख रखाव करना। उद्देश्य क्या था? ये ध्यान से रखना, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। सेना का रख रखाव करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सेना का रख रखाव करना। एक विद्वान हुए फारिस्ता के अनुसार इसकी सेना में 4,75,000, सोच लीजिए उस टाइम, मैं 1300 के आसपास की बात कर रहा हूँ, 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों में घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे, हाथी वाले भी सैनिक थे। तो ऐसी स्थिति थी। तो सोचिए कि विशाल सेना का रखरखाव करना, उसके लिए पैसा देना, उसकी रसद की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम था। तो इसलिए क्या किया इसने? इन सारी चीजों से निपटने के लिए इसने निर्धारित कर दिया वस्तुओं का मूल्य। वस्तुओं का मूल्य निश्चित हो गया तो कम सैलरी में भी वो जो सैनिक उसकी सेवा में कार्य कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में जो कार्य करते सैनिक, कम रुपए में भी अपना आसानी से खर्च को चला लेते थे। उन्हें सुल्तान से कोई शिकायत नहीं होती थी। ये जो इसके लिए दी गई जो चीज है बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मलिक काफूर द्वारा इसको सुझाई गई, जो एक हिजरा था, गुजरात से खरीदा गया था। बार बार हम उसको बताने का प्रयास
कर रहे हैं आप लोग ये काम। तो सेना का रखरखाव करना, यानी कि इसलिए इसमें क्या किया, बाजार में वस्तुओं का मूल्य को क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। इसके बाद वस्तुओं को खरीदा नहीं, इनसे ज्यादा वस्तुओं को नहीं खरीदा जाएगा। इसके बाद है इसने जो बाजार नियंत्रण जो किया, उसके बाद इसने कुछ काम किए कि इसने कर व्यवस्था में थोड़ा सुधार किया। इसमें 2 नवीन कर लगाए। उन करों के बारे में जरा पढ़ेंगे अपन और स्थिति समझेंगे कि नवीन कर लगाए। एक था चराई कर और एक था गढ़ी या घरी कर, ये 2 कर थे। चराई जो कर था, चराई जो कर था वो दुधारू पशुओं पर लगता था। किन पर लगता था, दुधारू पशुओं पर। और गढ़ी या घड़ी जो कर था, ये ज्यादा स्थितियों में इंग्लिश में उसको ऐसे लिखते हैं, तो ये शब्द मिल सकता है, बाकी हिंदी में आपको ये शब्द मिलेगा। तो घड़ी जो कर था वो झोंपड़ियों, पक्के मकानों, कच्चे मकानों, पहले ये लिख लेते हैं, कच्चे मकानों व पक्के मकानों पर लगता था। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों कर थे अलाउद्दीन द्वारा, बाकी तो कर देखो हम समझाएंगे आपको, कर अलग से टॉपिक लेंगे, इसी में ही कर को समझाएंगे। उसमें जकात है, जजिया है, खम्स है, ये जो कर हैं पहले से सुल्तानों द्वारा लगाए गए थे। लेकिन चराई कर और गढ़ी या घरी कर, ये 2 नवीन कर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाज में जो लोग हैं उन सभी पर लगाए गए। ये दोनों जो कर हैं हिंदू और मुस्लिम दोनों पर समान रूप से लगाए जाते हैं। चराई कर जैसे इसके नाम से परिचित हुआ, चराई से मतलब चारा खाने वाला, तो ये दुधारू जो पशु जो दूध दे रहे हैं उन पर ही लगता था। ये नगद रुपए के रूप में होता था, ऐसे नहीं है कि भाई आप इसके दूध निकालो देने चले जाओ सुल्तान, कोई मतलब नहीं सकता। इसी प्रकार गढ़ी या घड़ी कर, ये जो कर था ये झोंपड़ियों और कच्चे मकान, पक्के मकानों पर लगता था। अगर जिसको भी किसी को भी झोंपड़ी बनानी है, अब इसी से समझ लीजिए, पहले इसी से आ जाएगा, झोंपड़ी भी बनानी है तो ये झोंपड़ी भी उसे सुल्तान से आज्ञा लेने के बाद ही बनानी पड़ती थी। एक कर के बारे में और समझ लेते हैं जो पहले से चले आ रहे थे। देखो जरा, दूसरे जो कर थे 2 कर हैं, एक तो है जजिया कर, क्या नाम है, जजिया कर, और दूसरा है जकात कर। देखो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, किससे, गैर मुसलमानों से। अब गैर मुसलमान का मतलब क्या है भाई, गैर मुसलमान का मतलब है हिंदू, यानी कि हिंदुओं से लिया जाता था। और कर सकते हो आप बीच में, हिंदू से लिया जाता था। ये विभिन्न सुल्तानों ने अपनी सिस्टम से अलग अलग लगाया। अलाउद्दीन के काल में ये आधा था, मतलब 50% लिया जाता था हिंदुओं से। इसके बाद जकात जो कर है ये धार्मिक कर है। कैसा है, धार्मिक कर सिर्फ किससे लिया जाता है, मुसलमानों। इस प्रकार का कोई कर हिंदुओं से नहीं लिया जाता था। और ये जो कर था जकात कर, ये कुल उपज का कितना होता था, 40%। अब 40% में स्थिति ऐसी, किसी के पास जमीन नहीं हो तो कहां से चुकाएगा भाई वो इस कर को, जजिया को, क्योंकि ये धार्मिक कर है, हर किसी का अधिकार है देना। तो कहने का मतलब ये जिसके पास धन है या धन है
तो नगद वेतन के रूप में अपने वेतन में से 40% यानी कि 100 रुपये हैं तो 40 रुपये आपको कहाँ देने पड़ेंगे, शाही खजाने के लिए देने पड़ेंगे। और यदि आपके पास जमीन नहीं, कोई बाह्य स्रोत नहीं है, जमीन है, तो कुल उपज का कितना दिया जाएगा शाही खजाने में, 40% दिया जाएगा। तो ये कौन करेगा ये काम? ये काम करेंगे सिर्फ मुसलमान लोग जो मुस्लिम हैं। ये पहले से ही जितना लगा आ रहा था इल्तुतमिश के काल से, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से, तभी से, और वो वही ज़कात जो करे जितना उन लोगों ने पहले लगाया 40%, इसमें वृद्धि इसने नहीं की। बाकी सभी जितने भी कर थे सभी को कितना कर दिया इसने, आधा कर दिया। अच्छा, एक कर और था भाई, खुम्स। क्या नाम था इसका? खुम्स का। इसका हिंदी अर्थ है, ये एक उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ है लूट से प्राप्त धन, लूट का धन। क्या नाम है इसका? लूट का धन या लूट से प्राप्त धन। यानी जब सैनिक कहीं भी सुल्तान की सेना कहीं भी आक्रमण करती थी तो उसे लूट करने के बाद जो धन प्राप्त होता था उसे क्या कहा जाता था? खुम्स कर कहा जाता था। अन्य सुल्तानों में ये जो स्थिति थी, ये कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने इस कर को, खुम्स को 50% कर दिया, ठीक। और अन्य जो सुल्तान थे उन्होंने इस कर का, अलाउद्दीन खिलजी ने कुल जो किया इसमें 75% कर दिया खुद के लिए। यानी सुल्तान के खजाने में 75% जाएगा खुम्स, और सैनिकों को 25% की क्या की जाएगी, 25% का वितरण किया जाएगा। यानी कि खुम्स जो है उसमें 25% और बढ़ा दिया, 50% लेके रहता है। तो स्थिति ये रही कि सिर्फ 75% कर दिया इसको, और ये सैनिकों में कितना कर दिया, 25%, ठीक। अन्य जो सुल्तान थे वो इसको 50-50% लेते थे। कितना? 50-50, ठीक। तो ये क्या था, हम, और इसके आने वाले जो वीडियो आएगा उसमें एक बार और पुनः इनको विस्तार से बता दिया जाएगा। अगले वीडियो में अपन इसके द्वारा बताए गए आर्थिक सुधारों में अपन सबसे पहले भूमि सुधार की बात करेंगे, और उसके बाद आगे अपन बढ़ते रहेंगे। 2-3 वीडियो और आएंगे, तो जिसके कारण हमारा अलाउद्दीन खिलजी सबसे बड़ा टॉपिक है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।